डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है उसको समझेंगे पहले, फिर उसको सरल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा और उसमें लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या यानी कोई प्राकृत संख्या n है के लिए संख्या 6 का घात n यानी 6 का घात n है, 6 का घात n है 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ऊपर आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर स्पष्ट लिखा है। यानी आपको ये बताना है कि इस n का वैल्यू क्या कोई ऐसा हो सकता है जिसको यहाँ पर लिख देने से जो संख्या प्राप्त हो वो 0 पर समाप्त हो, यानी कहने का मतलब हो इकाई का अंक 0 हो, 0 हो। क्या ऐसा कोई n का वैल्यू है? ठीक है, इस बात को बताना है। यानी ऐसा कोई n का वैल्यू होगा, यानी n का वैल्यू देखिए, n का वैल्यू 0 भी हो सकता है क्योंकि प्राकृत संख्या तो 0 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट इस प्रकार से इनफाइनाइट होगा। प्राकृत संख्या मतलब जो 1 से शुरू हो। ठीक है, तो n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इस प्रकार से अनंत हो सकता है। तो कह रहा क्या ऐसा कोई मान है n का जो यहाँ पर लिख दिया जाए n के स्थान पर, यानी 6 का घात बना दिया जाए, तो जब उसको ज्ञात किया जाए तो वो 0 पर समाप्त हो, यानी इकाई का अंक 0 आए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो संख्याएँ होती जिनके अंत में 0 आता, जैसे 0 आपके 10 में आएगा, 0 आपके अंत 20 में आएगा, 0 आपका 30 के अंत में आएगा, 40 के अंत में आएगा, 50 के अंत में आएगा, 60 के अंत में आएगा, 70 के अंत में आएगा, 80 के अंत में आएगा। इस प्रकार से आप और बढ़ते जाएंगे तो 100 के अंत में आएगा। और भी हैं, इन सभी का देखिए इकाई का अंक 0 है। अब इनका इकाई का अंक 0 है तो इनके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड। अगर इसका करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे 5, इसका करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 5, इसका करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका कर लीजिए तो इसको आपको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, फिर 2 गुणे 5, ठीक, 2 पंचे 10, 10 दूना 20 दूना 40, इसका कर लीजिए तो आपको मिलेगा 2 गुणे 5 गुणे 5, इसका करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका आपको करेंगे तो मिलेगा 2 गुणे 5 गुणे 7, इसका आप करेंगे तो मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, इसका करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ये वो संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक 0 है, जिनका इकाई का अंक 0 है। तो इन संख्याओं को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इन संख्याओं का जो फैक्टर है, गुणनखंड है, उन सभी के फैक्टर गुणनखंड में 2 5 है। देखिए यहाँ पर भी 2 5 है, यहाँ पर भी 2 5 है, यहाँ देखिए 2 5 है, यहाँ भी 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 2 5 है और यहाँ भी 2 5 है। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या होगा वो 0 अंक पर समाप्त तभी होगी जब उसका फैक्टर 2 5 होगा। यानी 2 5 हो और भी हो कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसमें 7 भी है
और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 3 भी है, तो और संख्याएं हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन उसमें 2 और 5 का होना कंपलसरी है। कम से कम एक 2 हो और कम से कम एक 5 हो, तभी वो 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है। जो संख्या हमें पता करना कि ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, तो 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसका जो फैक्टर हो, उसका जो गुणनखंड हो वो 2 और 5 के रूप का हो, यानी 2 5 उसमें ज़रूर हो। तो जो ये संख्या यहाँ पर देखेंगे 6 है, अगर इस 6 का फैक्टर करेंगे तो बनेगा 2 गुणे 3। क्या बना? 2 गुणे 3। इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब n का कोई भी वैल्यू रख देंगे, इसका मान जो इसका वैल्यू आएगा कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी हो सकती है जब उसके फैक्टर में 2 और 5 आने चाहिए। कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, लेकिन 2 और 5 कम से कम एक बार होना चाहिए। तो अब इसको हम भाषा में लिखेंगे। इसमें भाषा ही लिखना है, आपको बात समझ में आ गई होगी। लिखना ये है कि ऐसा लिखना है कि यदि कोई संख्या प्राकृत n के लिए 0 अंक पर समाप्त हो सकती है यदि उसका गुणनखंड 2 और 5 हो, अन्यथा वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः 6 पे घात n 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस तरह से आपको भाषा में लिख देना है और यही हल है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 को आप किस प्रकार से कैसे हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी आपको ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं हैं लेकिन क्यों हैं, इस चीज़ को आपको सिद्ध करके यानी हल करके दिखाना है। तो आपको क्या कर लेना है, हल डाल देना है और हल डालने के बाद जो लिखा है उसको लिख देना है। क्या लिखा है आपका लिखा हुआ है 7 गुणा 11 गुणा 13 और फिर प्लस में 13 आपका है, ये लिखा है। ठीक है। और एक और लिखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इसको अभी पहले इसको हल कर लेते हैं फिर इसको लिखते हैं। तो इनमें देखेंगे तो आपको एक कॉमन मिलेगा। क्या? 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ, तो 13 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 जब निकाल लेंगे। आगे समझेंगे 13 और ये हो जाएगा 11 7 77 गुणा करेंगे और प्लस 1 है 1 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 13 गुणे 77 1 78। अब आपने आभाज्य और भाज्य संख्याओं में पढ़ा होगा कि आभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वह संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। ये कॉमन बात है। दूसरी तरह से बताया जाता है कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 2 फैक्टर हों। कम से कम 2 फैक्टर हों। जैसे आपका 2 है, अब इसके कम से कम 2 फैक्टर, एक होगा, एक 2 होगा। ठीक है। तो 1 1 1 2 और कोई नहीं होगा। इसी प्रकार का आपका 3 है, तो 3 का भी फैक्टर क्या होगा? 1 होगा 3 होगा। 5 का भी फैक्टर 1 होगा 5 होगा। 4 का फैक्टर जो होता है 1 होता है 2 होता है और 4 होता है। तो इसके 3 फैक्टर हैं। कम से कम 2 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 होने चाहिए, तभी वो अभाज्य संख्या अन्यथा नहीं है। और भाज्य संख्याओं का क्या रूल है कि 2 से अधिक फैक्टर हों। तो यहाँ पर देखेंगे 13 और 78 लिखा ही है और यहाँ पर देखिए 1 भी लिख सकते हैं, यानी 1 को छोड़कर इसके 2 फैक्टर यानी 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो इसलिए भाज्य संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि इसके
एक को छोड़कर दो गुणनखंड हैं। गुणनखंड हैं। एक को छोड़कर दो गुणनखंड, एक को मिला लेंगे तो 3 हो जाएगा। इसके एक को छोड़कर दो गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अतः यह भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से जो दूसरा बात लिखा था वो लिखा था 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ पर फिर प्लस है 5। इसको भी बताना है, सेम काम करना है। इसमें भी देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 निकाल चुके हैं तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस यहाँ 5 निकल गया तो यहाँ भी 1 बच गया। 5 गुणा इन सभी का गुणा करेंगे तो सबका गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा और 24 में 6 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा और 144 में 7 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1008 और प्लस आपका 1 है। अब बराबर यहाँ पर फिर मिल जाएगा आपको 5 गुणा 1009। सेम बात है, एक को छोड़कर इसके दो गुणनखंड हैं। मैंने कहा कम से कम और अधिक से अधिक। कम से कम 2 गुणनखंड और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 गुणनखंड होगा तो अभाज्य होगा, लेकिन अगर 2 से अधिक है तो वो भाज्य होगा। तो 2 पहले से है, अगर इसमें 1 भी लिख दिया जाए तो 3 हो जाएंगे, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लिखना है चूँकि इसके एक को छोड़कर 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। इस तरह से इनको हल कर लेना है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, इनको आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस भी आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें इसको हल करना है। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 10 गणित प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है और उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कोई खेल का मैदान है और उसके चारों ओर इस प्रकार का मार्ग है, वृत्ताकार मतलब ऐसा मार्ग है। ठीक है, एक लड़की है सोनिया जो इसका चक्कर लगाती है। सपोज डेट मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करती है, ये यहाँ से स्टार्ट की ऐसे आई या ऐसे आई, इसको एक पूरा चक्कर करने में लगते हैं 18 मिनट। ठीक, कितने मिनट, 18 मिनट। और फिर उसी मैदान का एक लड़का है रवि, जिसको चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। यानी एक और है जिसका नाम है रवि। ये हैं रवि और ये हैं सोनिया। इनको लगता है 12 मिनट और उनको लगता है 18 मिनट। ठीक है, एक चक्कर लगाने में। आप कह रहा मान लीजिए मैं दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी मान लीजिए कि ये दोनों यहीं से शुरू करते हैं और इसी दिशा में चलते हैं, यहीं से शुरू करते हैं और इसी दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में। दिशाएं दोनों की सेम होती हैं।
एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय बाद ये दोनों यहीं पर फिर से आ जाएंगे, इस चीज़ को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके सामने आए तो उसमें आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तय, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तय और इंग्लिश में एलसीएम। एलसीएम आसानी से लोगों को समझ में आ जाता है क्योंकि ये प्रचलित वर्ड है, और लघुत्तम समापवर्तय लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हल डाल दीजिए और यहाँ हल डालने के बाद लिख दीजिए जो दिया है, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगता है, 18 मिनट। ठीक है, फिर ऐसे ही लिख दीजिए रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। ठीक है, अब यहाँ फिर से लिखिए दोनों को एक साथ पूरा चक्कर लगाने में लगा समय कितना होगा। तो कितना होगा ध्यान दीजिएगा, इनका एलसीएम हो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 एंड 12 इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम दो तरह से निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर सरलतम रूप से बता दूँ, डिवीजन मेथड से इस तरह से लिख लीजिए। 2 से भाग दीजिए, यहाँ 9, फिर यहाँ 6, फिर 2 से भाग देंगे 9 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा। अब 3 से भाग देंगे, यहाँ 3 होगा और यहाँ 1, और फिर 3 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब इनका हो जाएगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18 दूना 36, यानी 36 मिनट बाद ये प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इस तरह से इनको आप हल करेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तय निकालेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 था, आपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखा, 6 को देखा और 7 को देखा। इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होता है, पूरा होता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे वीडियो लेक्चर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हों तो आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, वहां से जाकर आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं और हर क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।